और एंड टाइम भी चिकड़ी की तरफ एक ही होता है, दोनों का टाइम हो जाता है, जिसके बाद वो एक चूहा बन जाता है। सारी चीजें उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसी क्या है कि कभी आगे आपने दिखने काफी से टॉपिक तो खैर काफी पढ़ लिए। ये बताओ डीप लोग के क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं बेटा? क्वेश्चंस भी कर लीजिए ताकि हमें दिक्कत नहीं आए। देखिए बिल्कुल छोटी सी बातें हमें कुछ जो समझनी है वो समझनी है एफ ब्लॉक के बारे में। हालांकि एफ ब्लॉक में से ऐसा कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत आते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हमारे पास में है अब एफ ब्लॉक, तो दो चार पॉइंट जो यहाँ तक पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में हमारे पास में ना एक तो होती है यहाँ पर 4F सीरीज, और एक होती है हमारे पास में यहाँ पर 5F सीरीज। जो 4F सीरीज है इनको हम लोग कहते हैं बेटा लेंथेनॉइड्स, ये लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। और जो 5F सीरीज होती है इसको कहते हैं हम एक्टिनॉइड्स। और अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, या एक बार ये चेक करें कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास में लेंथेनॉइड्स है और कहाँ से कहाँ तक एक्टिनॉइड्स है, तो लेंथेनॉइड्स हमारे पास में होते हैं 58 सीरियम, 58 सीरियम से स्टार्ट होंगे और ये जाएंगे हमारे पास में ल्यूटिडियम तक, ल्यूटिडियम 71। स्टार्ट फ्रॉम सीरियम, सीरियम से स्टार्ट होंगे और ये जाएंगे हमारे पास में ल्यूटिडियम तक। अगर मैं एक्टिनोइड्स की बात करता हूँ तो एक्टिनोइड्स स्टार्ट फ्रॉम थोरियम 90 to lawrencium and it is 103. It is thorium, एक है हमारे पास में यहाँ पर lawrencium। थोरियम एंड lawrencium तक ये यहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम 4F सीरीज के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये बनता है बेटा 4F 1 से लगा करके 14 तक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास में है 5 एंड 6D, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रहता है। और यहाँ पर है हमारे पास में, सही कर देता हूँ, 6S2, उसके बाद में 5P6, यहाँ पर है हमारे पास में 5D, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6S2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में लेंथेनाइड। अगर आप एक्टिनोइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर बात करेंगे तो वो भी आपको इस तरह से ही देखने को मिलेगा। उसमें यहाँ पर आ जाएगा 5F, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, 6S2, उसके बाद में 6P, 6D, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जाएगा मेरे पास 7S। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में एक्टिनोइड। अब हम यहाँ पर कुछ और बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, अगर हम इनकी बात करें तो जो जनरल इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर वो होते हैं +3, और कभी कभी रियरली आपको +2 या +2 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो होते हैं +3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनरली +3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेंगे। कभी कभी इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो +2 या +4 कुछ एलिमेंट्स के आते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए बेटा, आपने ये पूछा जाता है कि अगर मान लिया आपको कोई एलिमेंट दे दिया उन्होंने, मान लो सीरियम ही दे दिया,
और सीरियम को उन्होंने कहा कि उसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बताओ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे मान लिया उन्होंने कहा कि हमारे पास में है सीरियम 4+, तो वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा। आपको ये याद रखना है कि चूंकि इनकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इस कंडीशन में अगर वो +3 से ज्यादा में रहेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो हमारे पास में लैंथेनम से जस्ट पहले एक एलिमेंट होता है लैंथेनम, या मैं कोई ऐसा लेता हूँ यूरोपियम ले लेता हूँ। तो जो हमारे पास में यूरोपियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है यूरोपियम का दैट इज 63। यूरोपियम एक्चुअली में +2 ऑक्सीडेशन नंबर में भी एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए वहां पर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास में +2 ऑक्सीडेशन नंबर यूरोपियम का है, तो बताइए ये कहाँ का काम करेगा। आप यहाँ पर तुरंत कह देंगे इस केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम। देखो एक तो आपसे पूछी जाती है इस टाइप के केस। मैं लैंथेनॉइड्स के बारे में पहले बता रहा हूँ, उसके बाद से एक्टिनॉइड्स की बात करें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इनकी बात करें कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह की होंगी, तो चलिए मैं इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे एक्टिनॉइड्स का भी। एक्टिनॉइड्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए जो इनके ऑक्सीडेशन नंबर हैं, इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल +3 ही होंगे। इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही होंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर +4 या फिर +5 या फिर +6 इस तरीके के पाए जाते हैं। कई सारे एलिमेंट हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर +5 या फिर हमारे पास में इवन +6 और यहाँ पर बात करें तो +7 तक हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा लैंथेनॉइड नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो मतलब +2 में कोई भी जो है स्टेबल नहीं होता। एक थोड़ा बहुत स्टेबल करता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर +2 स्टेबल नहीं करते। ये सारे के सारे जनरली +3 में है और इनके ऑक्सीडेशन नंबर हायर ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे, तो बिल्कुल वैसे याद रखना है आपको कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इन जनरल इनके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि जो हमारे पास में लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स हैं, इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद में जो यहाँ पर से अंदर वाली सेल का सबसेल डी है उसके अंदर इन जनरल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो या तो S से आती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर S से आता है या फिर D से आता है। इनको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, लेकिन F के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो F ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि F ब्लॉक के हैं और F सबसेल यहाँ की इंपोर्टेंट सबसेल है, बट ऑक्सीडेशन नंबर में वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F सबसेल does not participate ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखेंगे बेटा, अगर मान लीजिए मैं एस ब्लॉक की बात करूँ तो एस ब्लॉक में एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक में पी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर टी ब्लॉक की बात करें तो टी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक में एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पर एक खास डिफरेंस यहाँ पर आता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए बेटा, जो हमारे पास में लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स होते हैं, इनकी वो सभी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये भी करते हैं, ये भी एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। इनके अंदर भी जो है जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है वो सारी पाई जाती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि इनके अलग होते हैं और उनमें ये टॉपिक नहीं पाए जाते हैं। मैं एक टॉपिक की यहाँ पे बात करता हूँ, आपको ध्यान आ रहा होगा, बहुत पूछा जाता है, और वो होता है हमारे पास में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट की
बात एक बार करूँगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं लेंथेनॉइड की बात करूँ तो लेंथेनॉइड अभी आपको मैंने बताया था कि जो लेंथेनॉइड है दे स्टार्ट फ्रॉम 58 टू 71। जो लेंथेनॉइड हैं 58 से स्टार्ट हुए और 58 से स्टार्ट होकर के 59, इस तरीके से होकर के ये यहाँ पर 71 तक पहुंचे। देखिए, इनकी खास बात ये है कि लेफ्ट राइट जाने पर जो साइज है वो डिक्रीज होता है। इसमें तो कोई बात ही नहीं, लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। अगर आप लेफ्ट राइट जाते हैं, 4f3 के ये एलिमेंट्स है, अगर आप लेफ्ट राइट जाते हैं इसके इसमें जो साइज है वो डिक्रीज करता है। देखिए, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग कहानी ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक तो होती है 3D सीरीज के एलिमेंट, एक होते हैं आपके पास में 4D सीरीज के एलिमेंट, एक होते हैं आपके पास में 5D सीरीज के एलिमेंट और एक होते हैं यहाँ पर 6D सीरीज के एलिमेंट। तो देखिए बेटा, जो हमारे पास में 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल में 4th पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये 5th पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये 6th पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये 7th पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सब लोग पढ़ा चुका है। जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हमारे पास में बेटा जो 4th सीरीज है उससे बड़ा साइज किसका होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास में साइज है वो इंक्रीज करता है। जब हम यहाँ से और यहाँ पर जाते हैं तो साइज इंक्रीज तो करता है लेकिन कोई खास इंक्रीजमेंट इसके इसमें नहीं होता। ठीक, यहाँ पर कोई खास इंक्रीजमेंट आपको नहीं मिलेगा। इससे अगर हम और आगे जाते हैं तो साइज या तो उतना ही रहता है और इवन अगर हम बात करें तो साइज यहाँ पर डिक्रीज भी कर सकता है। यानी कि जो डीप बुक के एलिमेंट्स हैं उसमें जब 6 से 7 पे हम जाते हैं और 7 से 8 पे हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बजाय इंक्रीज करने के वो डिक्रीज कर जाता है। एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उससे आगे कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर आएगा, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर आएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर 5D आया है और यहाँ पर फिर आया है मेरे पास में ये आया है। आपको याद आ रहा होगा कि जो 4f सीरीज है वो आती है 7th पीरियड मतलब 6th पीरियड के अंदर। 4f सीरीज ये आती है हमारे पास 6th पीरियड के अंदर, और जो बेटा 5f सीरीज है वो आती है 7th के अंदर, यहाँ पर आती है। इसकी इसमें खास बात ये है कि जब 5D सीरीज के एलिमेंट्स आएंगे तो उससे पहले 4f के अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही बढ़ते चले जाएंगे। इस केस में क्या होगा कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, इसका शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है तो जेट इफेक्ट बढ़ जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक मतलब तो ये है कि इनका साइज लेफ्ट राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है, और एक इसका मतलब ये भी है कि जब आप 5th पीरियड से और 6th पीरियड पर यहाँ पर जाते हैं तो जो साइज है हमारे पास वो या तो डिक्रीज कर जाता है या फिर वो साइज उतना ही रहता है। तो ये वाला जो फिनोमिना है तो 5th और 6th पीरियड के बीच में इसको हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यही हमारे पास में यहाँ पर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इस प्रोसेस का नाम हमने यहाँ पर रखा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन साइज बढ़ा नहीं, उसको हमने कह दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इन दोनों पे जाएंगे, इन दोनों को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी जो साइज है वो रोटी लिया ये प्रोसेस वजह से जो हमारे पास साइज है वो करके आ जाते हैं। अब देखिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ेगा क्या है, ये पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लेंथेनॉइड्स हैं, जितने भी हमारे पास लेंथेनॉइड्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी लगभग एक ही आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑल लेंथेनॉइड्स और लेंथेनॉइड लिखा जाएगा
और lanthanide have similar type of property। और आपको ये भी याद रखना है कि इन सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की होती है, एक से टाइप की होती है। इसी वजह से यहाँ पर इनको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे लैंथेनॉइड, और चूंकि इनको अलग करना इनको अलग अलग हो जाता है, इसलिए इनकी जो एलोय है उसको कहा जाता है बेटा यहाँ पर मिक्स्ड मेटल। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड मेटल एलोय। जो लैंथेनॉइड की एलोय बनती है उसका नाम रखा है हमने मिक्स्ड मेटल, और उसके अंदर इतनी और सारे लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल एक सी होती है, और इस कंडीशन में इसको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बताइए भाई, जो मैंने आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में बातें बताई हैं वो समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद में अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एस फ्लो की है ना, एस फ्लो की। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में वो है एस फ्लो। हम एस फ्लो का स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक फाइल चेंज करता हूँ जरा। अब इस सभी को जो बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। चलिए अब हम यहाँ पर एस फ्लो की बात करेंगे। एस फ्लो की स्टडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो हमारे पास में एस फ्लो के जनरल फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास में एक होता है जो है इनके कंपाउंड। इसमें भी एक होती है हमारे पास में एल्कली मेटल्स और एक होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहले हम लोग यहाँ पर एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर मैं एल्कली मेटल्स की यहाँ पर बात करता हूँ, और एल्कली मेटल्स का जो टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा टॉपिक है, क्योंकि हमें तो वही वाली चीज़ें पढ़नी है जहाँ पर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें केवल समझना होता है। एस फ्लो बहुत बड़ा टॉपिक हमारे पास है। अगर मैं एस फ्लो की बात करूँ तो एस फ्लो में हमारे पास में पहले है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स तो आप लोग कहते हैं फर्स्ट ए भी कह सकते हो आप। एल्कली मेटल्स में हमारे पास में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड बेंजीन। इनके एटॉमिक नंबर भी आप याद रख सकते हैं, इनर्ट गैसेस के बेस पर याद रख सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब आप यहाँ पे याद रखें, इसका 2 है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 10 है, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 18 है, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 36, 37, 54, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, उसके बाद 86, तो यहाँ पर हो जाएगा 87। तो मतलब ये हो गया इनके एटॉमिक नंबर को याद रखने का तरीका कि इनके एटॉमिक नंबर को याद हम कैसे रखना है। एटॉमिक नंबर के बाद में अब बात आती है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएंगे। देखिए बेटा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं हीलियम लिख सकता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखे थे हीलियम, नियॉन, आर्गन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं 2 लिखूंगा। उसके बाद में यहाँ पर जाएगा मेरे पास में S1, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसके साथ ऐड हुए, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास में CS1, यहाँ पर 4S1, यहाँ पर जाएगा 5S1, यहाँ पर जाएगा 6S1, और यहाँ पर जाएगा मेरे पास में 7S1। इस तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद ये हमारा जो पॉइंट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट, इसको लिखने के बाद में अब एक एक करके यहाँ पर पॉइंट समझते हुए जाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास में है वो है साइज। पहला तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब मैं इनके साइज की बात करूँगा। मुझे आप बताइए बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड लिथियम, टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा साइज का क्या होगा? साइज बढ़ेंगे या घटेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर क्या देखते हैं बेटा, मानिए लिथियम प्लस हो जाए, Na प्लस हो जाए, पोटेशियम प्लस हो जाए, Rb प्लस हो जाए और यहाँ पर Cs प्लस हो जाए, तो बताइए टॉप टू बॉटम जाने पर जो आयनिक साइज है उसका क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेंगे। नहीं, ये भी इंक्रीज करेंगे बेटा, ये भी इंक्रीज करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंक्रीज ही करेंगे, क्योंकि बस एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनके आउटर मोस्ट वैसे इलेक्ट्रॉन से वो हटा दिए हमने, तो बचे हमारे पास में ये वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो साइज अभी भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है साइज। साइज एक्वस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है एक्वस मीडियम में साइज क्या आएंगे, साइज एक्वस। तो बेटा इनका हाइड्रेशन होता है, ये जो आयन आपने बनाए हैं इन आयन का हाइड्रेशन करना है, तो होगा क्या? जैसे लिथियम प्लस है तो ये एक्वस फॉर्म में चला गया, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास में Na प्लस है तो ये भी एक्वस फॉर्म में चला गया, ऐसे ही हमारे पास में K प्लस है, एक्वस फॉर्म में चला गया, और यहाँ पर Rb प्लस है, एक्वस फॉर्म में चला गया, ऐसे ही हम यहाँ पर Cs प्लस को कह सकते हैं, वो भी एक्वस फॉर्म में चला गया। तो बेटा होता क्या है कि जो लिथियम प्लस है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, यानी कि चार्ज अपॉन साइज अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आप समझ सकते हो कि जो चार्ज अपॉन साइज है वो इसका सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि साइज छोटा है और चार्ज से प्लस वन है, सब पे चार्ज प्लस वन है, लेकिन इसका साइज छोटा है तो चार्ज अपॉन साइज इसका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन है वो एक्चुअली में लिथियम का ज़्यादा, लिथियम को जब पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेंगे इस केस में इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जो हाइड्रेटेड आयन का साइज है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो ये है साइज इन एक्वस, यानी कि इसको हम बोलेंगे साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड, साइज ऑफ हाइड्रेटेड। बोलो भाई, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हुई है कि हाइड्रेटेड आयन का साइज है वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा? यस, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर सोचेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर आता है इसके बारे में सोचेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमें यहाँ पर ये देखना है बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी है वो किसमें ज़्यादा होगी और किसमें कम होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो ये कहेंगे कि जैसे LiCl, उसके बाद में हमारे पास में NaCl है, KCl है, ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड लिथियम। अब आपसे पूछा है कि भाई ये बताओ कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या होगा। ऑब्वियसली हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी वो बात कर रहे हैं मोल्टन फॉर्म में। अगर मोल्टन फॉर्म है तो उस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखो बेटा, Cl माइनस तो सब में है, लेकिन यहाँ पर लिथियम प्लस है, वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा आएगी। सबसे छोटा है तो मूव करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से मूवमेंट कर सकता है, इसलिए लिथियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बात केवल मोल्टन फॉर्म में बोलो। अगर मैं यहाँ पर इनको एक्वस फॉर्म में ले लेता हूँ, LiCl एक्वस फॉर्म में ले लिया मैंने, बिल्कुल सेम उसी तरीके से NaCl ये भी एक्वस फॉर्म में ले लिया, KCl को भी मैंने एक्वस फॉर्म में ले लिया, और RbCl को भी मैंने यहाँ पर एक्वस फॉर्म में ले लिया, सेम वैसे ही CHCl किया, CHCl ये भी एक्वस फॉर्म में। तो देखो बेटा, Cl माइनस तो सब में एक सा है, उसमें तो दो फर्क पड़ेगा नहीं,
देखिए यहाँ पर बनेगा लिथियम का एक्वस फॉर्म में, उसका साइज तो सबसे बड़ा होता है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी सबसे कम हो जाएगी। इस टाइम पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो हमारे पास में क्या है, तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस मीडियम या एक्वस। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, किसी को कोई दिक्कत? सर एक्वस से ये बता दीजिए। बेटा एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन में Cl माइनस तो सब में है, इससे Cl माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पर आएगा लिथियम प्लस और वो भी एक्वस मीडियम वाला, तो लिथियम प्लस को चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेंगे। तो जब लिथियम प्लस बड़ा हो जाएगा साइज में, तो देखिए बड़ा होने के बाद में मूव करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, उसका मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि एक्चुअली मूवमेंट डिफिकल्ट कब होता है, मूवमेंट डिफिकल्ट जब होता है जब साइज बड़ा हो जाता है। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो जब वो चलना शुरू करेगा कोई भी आयन, तो उसके आसपास के जो और आयन है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। तो चूंकि लिथियम प्लस का जो साइज है वो बड़ा है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, वो ये वाला पॉइंट हो गया ना, साइज इन एक्वस मीडियम वाला, ये वाला पॉइंट। बताओ बेटा क्लियर, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट का जो हमारे पास है वो है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन मतलब किसके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो सकता है, किसके अंदर नहीं हो सकता है। तो देखिए अभी हमने एक बात कि जो हमारे पास में LiCl है, जो हमारे पास में यहाँ पर LiCl है, उसके साथ में तो फिर भी यहाँ पर हाइड्रेटेड वाटर हो सकता है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो इसके अंदर जो हाइड्रेटेड वाटर है हो सकता है। देखिए बेटा जो NaCl है, NaCl के अंदर हाइड्रेटेड वाटर कम होगा, वो एक्चुअल में पानी को अपने साथ में नहीं रख पाएगा बेटा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो एक्चुअल में लिथियम के साथ में हो सकता है लेकिन सोडियम के साथ में नहीं हो सकता, या ओरो के साथ में कम होगा जबकि इसके साथ में ज्यादा आएगा। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन दैट इज ग्रेटर इन LiCl बट नॉट इन NaCl, NaCl और अदर उनमें नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रेशन जो है वो लिथियम क्लोराइड का या इस टाइप की चीज है उनका ज्यादा होगा और तो होगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो ऊपर वाले से संबंधित है बिल्कुल वैसे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास में यहाँ पर नेचर ऑफ एलिमेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एलिमेंट। देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पर एल्कली मेटल्स की बात करूँ तो जो मेरे पास में एल्कली मेटल्स होती है, ये एल्कली मेटल्स जो है सिल्वरी वाइट ये होती है हमारे पास में, सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है, जब काटा जाता है तो उस टाइम पे सिल्वरी व्हाइट। ये जो मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट होती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये हल्की होती है, लाइट। इवन ये मेटल ऐसी होती है कैन बी कट विद नाइफ। आप इनको चाहें तो चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर है नेचर ऑफ एलिमेंट। आप इसमें एक बात बताओ कि जो हमारे पास में इनकी हार्डनेस है, जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी जो हार्डनेस है वो टॉप टू बॉटम बढ़ेगी या घटेगी? टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। हार्डनेस देखिए बेटा अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इनकी हार्डनेस कम हो जाएगी। हार्डनेस कम इसलिए हो जाएगी बेटा, फ्रेंशियम को तो हम स्टडी नहीं करते इसके अंदर, वो तो रेडियो एक्टिव है तो उसकी स्टडी तो हम नहीं कर पाएंगे। जो हार्डनेस है किसी भी मेटल की वो डिपेंड करती है मेटालिक मोड पर, मेटालिक मोड, और मेटालिक मोड डिपेंड करता है साइज के ऊपर। और अगर साइज बड़ा हो गया तो मेटालिक मोड कमजोर हो जाएगा, और अगर मेटालिक मोड कमजोर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हार्डनेस भी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ हमारे पास हार्डनेस का ये ऑर्डर आएगा, उल्टा कर दिया मैंने, क्या करना है, हार्डनेस का ऑर्डर आपको ये मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लिथियम है वो हार्डेस्ट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हार्डर होती है, मतलब मैंने इनके रेस्पेक्ट में हार्डर लिखी है, हालांकि ये भी इतनी हार्ड तो नहीं होती। और मेटल्स को बात करेंगे तो और मेटल के रेस्पेक्ट में तो ये
सॉफ्टली रहती है। तो ये पॉइंट हमारे पास बना दिसंबर में। अब इसका देखते हैं दिसंबर का पॉइंट, और वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जरा बताओ बेटा एक बार, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर आना चाहिए? अगर मेरे पास एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम, ये सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटालिक फॉर्म में किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी किसी का? मैंने मोल्टन फॉर्म में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर। इसके साथ साथ अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी की बात करूँ तो डाउन द ग्रुप दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगी, और इसका कारण सीधा सीधा है बिल्कुल, और वो ये है कि जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जैसे दूर होगा तो उसको इधर उधर जाना आसान है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। हाँ यस, पूछिए बेटा। ये वाली बात बता दो। देखो बेटा, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपको देखो मेटल के अंदर आपको चेक करना है कि मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है। तो मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर जब साइज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो फिर उसको इधर उधर मूव कराना आसान होगा। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं आपका 7 नंबर का पॉइंट। 7 नंबर का जो पॉइंट है हमारे पास वो रिलेटेड है इनकी डेंसिटी से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर इनकी डेंसिटी से रिलेटेड जो पॉइंट बन रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए बेटा, तो सबसे पहले ये बताओ कि जो एस ग्रुप की मेटल्स हैं, यानी कि जो एल्कली मेटल्स हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में तो मतलब उनकी डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा? रेस्पेक्टिव पीरियड में कम होगी। कारण ये है कि इनके जो साइज है वो बड़े होते हैं और लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद में बोरोन है। अगर मैं इन 3 एलिमेंट की यहाँ पर बात करूँ तो जो हमारे पास में लिथियम का साइज है वो बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, दो छोटा होगा। और लेकिन लेफ्ट राइट जाने पर जो मास है वो बढ़ रहा है, इसका मास भी ज़्यादा आएगा, यानी कि इसके मास ज़्यादा आएंगे, इसका मास ज़्यादा है और साइज छोटा है, डेंसिटी ज़्यादा। इसका मतलब ये निकला कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं दे आर लाइटर मेटल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल्कली मेटल्स आर लाइटर एलिमेंट या लाइटर मेटल। ये हमारे पास में हल्की, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ऐसा हमें नहीं आएगी। और इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे हल्की मेटल कौन सी है तो वो लिथियम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल। तो लिथियम बिल्कुल एकदम हल्की होती है, एकदम लाइटेस्ट मेटल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप आ गया। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि डेंसिटी से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक बार, और वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। 8 नंबर का है, और वो है बेटा हमारे पास में यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बता आपको, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा? तो देखिए ज़्यादा नहीं, कम। देखो बेटा, यस देखो आप, इनके जो साइज है वो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़े हैं। साइज बड़े हैं, इनका मेटालिक बॉन्ड कमजोर है। तो इनके अंदर देखो जैसे डी ब्लॉक की मेटल्स थी, उनके पास में तो वैकेंट डी सब सेल थी, तो वहाँ पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड कमजोर है। तो मेटालिक बॉन्ड कमजोर है तो आराम से आप इनको मेल्ट करा सकते हो, बॉयल करा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो हम देखेंगे एल्कली मेटल have
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते हैं, एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो घटेंगे या बढ़ेंगे? लिथियम है, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके डिक्रीज करेंगे। और क्यों डिक्रीज करेंगे वो बिल्कुल क्लियर है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं और मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम कमजोर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये निकला कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेंगे। तो लिथियम के बारे में आप समझिए, वैसे हार्ड है लेकिन लाइट है। एल्कली मेटल्स में लिथियम जो है हार्ड है और जो है लाइट है, हल्की है लेकिन हैवी है, हल्की है लेकिन। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका 9 पॉइंट है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा आप एक बात बताओ, जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि इनके साइज जो है वो बड़े हैं, इनके साइज बड़े हैं, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इनके साइज बड़े हैं। तो जब इनके साइज बड़े हैं तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहें, जैसे हमारे पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ऑक्सीजियम है, और हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे बेटा? डिक्रीज डाउन। ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल एकदम आसान लग रहा हो क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया ना, डीप लोग बहुत कुछ पढ़ लिया, उससे पहले बहुत कुछ पढ़ लिया, तो ये टॉपिक आसान होता है। बस उन्हीं नियमों को यहाँ पर आपको अप्लाई करते हुए जाना है। अच्छा एक और छोटी सी बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम में से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो की आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद फिर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यहाँ पर Na2+ बना दिया। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ये होगी आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो देखिए एक बात देखा तो पक्का है, ये बात तो पक्का है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1। देखो ये तो बेटा ऑलवेज होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट की हायर आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी से ऑलवेज ज्यादा, चाहे कोई भी एलिमेंट कोई भी हो, उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसके फर्स्ट से ज्यादा ही, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पे ये ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। इसका कारण ये कि पहले इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो बनता है वो बनता है बेटा हमारे पास एंड 3s ये बनता है। अब इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा 2s एंड 6 ये बन जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो s में से निकलेगा और इससे अगले केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर हमारे पास p में से निकलेगा। दूसरी बात, अब अगली सेल में से निकलेगा, पहले सेल 3rd नंबर की थी अब 2nd नंबर की है, इसलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इस केस में कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, तो मेरे ख्याल में दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर 10th नंबर की बात करें। 10th नंबर जो हमारे पास है दैट इज फ्लेम। ये है हमारे पास यहाँ पर फ्लेम कलरेशन। देखिए बेटा अगर मैं फ्लेम कलरेशन की यहाँ पर बात करूँ
मैं एक बार तो आपको ये बताऊंगा कि फ्रेम कलेक्शन होता क्या है, उसके बाद की हम बात करेंगे। देखिए बेटा, फ्रेम कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पर एक बोतल फ्रेम ली, बोतल बर्नर पर एक आपने यहाँ पर फ्रेम ले ली, और जो आपने यहाँ पर फ्रेम ली है इसमें आप किसी एल्कली मेटल को आपने एक वायर पे रखा, और वायर पे रख करके यहाँ पर एल्कली मेटल को रख दिया। तो जब आप एल्कली मेटल को यहाँ पर रखेंगे उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई एल्कली मेटल रखा, उस केस में होता ये है कि एल्कली मेटल जब उसके सॉल्ट को जब बोतल फ्रेम पर रखा जाता है, देखिए यहाँ पर कलर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई कलर डेवलप होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम कलर। मतलब ये निकला कि जो एल्कली मेटल्स के कैटायन या एल्कली मेटल्स खुद हैं, अगर आप उसको बोतल फ्रेम पे रखते हैं तो उस कंडीशन में वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और उसके बाद लौट के वापस आते हैं, उससे वहाँ पर भी कलर डेवलप हो जाता है, कोई कलर आपको मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम कलर। अगर मैं फ्लेम कलर की बात करूँ बेटा, जो लिथियम है, लिथियम का जो फ्लेम कलर है वो आता है रेड। सोडियम का जो फ्लेम कलर है वो आता है हमारे पास गोल्डन येलो, दैट इज गोल्डन येलो। ऐसे ही पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूँ, इसका जो कलर आता है वो आता है अपना पेल येलो, पेल येलो। पोटेशियम के बाद में अगर हम यहाँ पर आरबी की बात करें, इसका जो कलर आता है वो आता है वोलेट। ठीक है, इसका जो कलर आएगा वो आएगा हमारे पास वोलेट। इवन जो रूबिडियम के साथ साथ जो हमारे पास में यहाँ पर सीरियम है, उसका कलर भी वॉयलेट ही आता है। तो मतलब ये निकला कि इस तरीके से आप इनके फ्लेम कलर को चेक कर सकते हैं कि कौन से का फ्लेम कलर क्या आता है। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कलर दिखाएंगे। तो बताइए भाई, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कलर याद रखना, कलर इसके पूछ जाते हैं आपसे, इसका कलर क्या होता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया था कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो है बेटा यहाँ पर, हाँ पोटेशियम का वॉयलेट क्या पोटेशियम का वॉयलेट नहीं, वॉयलेट नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, देखो आप अगर टॉप टू बॉटम देखोगे तो जो कलर है वो इस तरीके से आ रहा है। देखिए मेरी बात सुनना, कलर इस तरीके से आ रहा है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। टॉप टू बॉटम जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है और एनर्जी बढ़ रही है। तो जो हमारे पास में पोटेशियम है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अगर उन्होंने वहाँ पर ऑप्शन बना दिए 4, और 4 ऑप्शन बना करके भी उन्होंने कहा कि बताइए इसमें पोटेशियम का मेटल है, तो देखिएगा मैं उसको इन दोनों कलर के बीच में रखूंगा, इन दोनों कलर के बीच में। यानी कि उसका जो कलर है वो येलो से मैच करता हुआ आ सकता है, इसके साथ साथ उसका कलर वॉयलेट से मैच करता हुआ आ सकता है। जो कलर है वो उसका या तो वॉयलेट से या फिर येलो से मैच करता हुआ। अब रेड तो नहीं आएगा, ग्रीन तो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोचते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो 4 ऑप्शन बना दे कि एक रेड है, एक हमारे पास में ग्रीन है, एक कहते हैं कि नन है। तो उस कंडीशन में वो वॉयलेट लिखते हैं, तो फिर मुझे वॉयलेट लिखना पड़ेगा, फिर वॉयलेट टिक करना पड़ेगा। लेकिन इसका कलर होता है देखिए, मेरी बात समझ आ गई बेटा? सर एनसीईआरटी में वॉयलेट ही लिखा है। हाँ, मैंने वही कहा है। देखिए आप चिंता न करिए, मैंने इसको क्या कहा है, इसका कलर आप क्या कर सकते हैं। ऊपर तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा गोल्डन येलो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा वॉयलेट। अब वॉयलेट और गोल्डन येलो के बीच का कलर मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया पेल येलो, क्योंकि इन दोनों का के बीच का कलर मैंने यहाँ पर लिखा है। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं लाइट टाइप का वॉयलेट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको अगर आप चाहते हुए लाइट को के बीच का अगर पेल वॉयलेट में कहते क्या कौन सा बेटा? हाँ पेल वॉयलेट हाँ, कह सकते हैं आप, उससे मिलता जुलता कलर जैसा भी हो। देखिए वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, जब आप कलर वहाँ पे चेक करेंगे तो कलर उसी के हिसाब जैसा आपको दिखाई देगा आप वैसे मान लेंगे। मतलब बेसिकली आपको जो देखना है वो ये देखना है कि वेवलेंथ किस तरीके से चेंज हुई है, बस आपको ये देखना। जो कलर की वेवलेंथ है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हुई है, ये बात याद है। ठीक है, आपको कम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम बताया था ना मैंने, उसमें भी यही बताया था कि भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हमने कह दिया रेड। अब ये कि रेड का जो कलर है किसके साथ मैच कर रहा है,
जैसे आप लोग यहाँ पर करते थे ना विप योग, ये कर रहे हो आप। इस केस में आप ब्लू और यहाँ पर ये मेरे पास ग्रीन, तो ब्लू और ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो लगभग मैच करती है एक दूसरे के आसपास। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब चेंज है तो कलर वैसे तो ब्लू है, लेकिन उसकी वेवलेंथ ग्रीन के साथ में आसपास आ रही है, ग्रीन के आसपास आ रही है, तो क्या होगा? अब आपको ब्लू ग्रीन टाइप का नजर आएगा, अब वो कलर आपको कैसा फील होगा, कैसा दिखेगा, वो एक रखा, इसलिए ऐसा बने। ठीक है, यस सर, फिर असली में लाइलाक कलर होता है फ्लैश। हाँ समझ गई है, एक बार पकड़ लिया आपने। तो इसलिए हमें क्या करना है ना, अगर हमें कलर याद है और हमें इनकी सीक्वेंस याद है, इनकी सीक्वेंस ऐसे है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में अक्रे। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव? सर मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटा ये। जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव। मोर क्या, मेटल्स में मोस्ट रिएक्टिव। हम यहाँ पे कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव इन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव इन मेटल। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब आप ये बताओ कि अगर रिएक्टिव एलिमेंट कोई है तो क्या वो नेचर के अंदर पाया जाएगा? क्या वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाया जाएगा? आंसर है तो जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर नॉट फाउंड इन नेटिव। यहाँ पर हम कहेंगे दे आर नॉट फाउंड, दे आर नॉट फाउंड इन नेटिव फॉर्म। ये नेटिव फॉर्म में हो ही नहीं सकती। इनके तो वहां पर क्या होंगे, कंपाउंड बने हुए होंगे, और बने हुए होंगे। तो और को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि कौन कौन से और आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक हो सकता है हमारे पास में यहाँ पर चिली सॉल्ट पीटर, यहाँ पर हो सकता है चिली सॉल्ट पीटर। किसी को याद है क्या होता है चिली सॉल्ट पीटर? गुड, चिली सॉल्ट पीटर होता है हमारे पास में NaNO। ऐसे ही एक तो आपने पक्का है सुना ही होगा, रॉक सॉल्ट सुना होगा। ये कौन सा है हमारे पास में? NaCl का क्लोर। ठीक है, इसमें कोई बात हमें दिक्कत करेगी नहीं। ऐसे ही देखो एक होता है बेटा हमारे पास में क्या, ग्लोबल सॉल्ट। बताओगे क्या ग्लोबल सॉल्ट को होगा? ये होता है बेटा Na2 ये हमारे पास में ग्लोबल सॉल्ट है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ और देखने को मिल सकते हैं। एक और आपने सुना होगा यहाँ पर क्रायोलाइट। फॉर्मूला बताओ, याद है किसी को? ठीक है, तो ये हमारे पास में क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लिख सकता हूँ, एक है हमारे पास में यहाँ पर सिल्वाइन। सिल्वाइन इट इज KCl, सिल्वाइन होता है बेटा KCl। तो इस तरीके से कुछ और आप याद रख सकते हैं जो कि आप पूछ जाएंगे। एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर होता है KNO। ठीक है, NaNO3 और KNO3 होता है। तो ये मैंने किया इसके अक्रेंस से संबंधित बातें। ये नेटिव फॉर्म में नहीं पाई जाएंगी, ये कंबाइंड फॉर्म में पाई जाएंगी, और की फॉर्म में पाई जाएंगी, और ये हमारे पास इसके और एल्कली मेटल्स के बारे में। अब देखते हैं आपको 12th नंबर का पॉइंट। तो ये तो था हमारे पास में अक्रेंस से संबंधित बातें। अब अक्रेंस के बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो है एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे आप एस लोग के मेटल्स को। हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाना चाहिए बेटा? कोई और है आपके पास, मान लो मेरे पास में NaCl ही है। अब NaCl से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सोडियम बन जाए, ठीक है, तो Cl2 हो जाए। तो अगर मैं इसमें से इसको निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब सीधा ये निकला कि मैं Na+ को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूँ और यहाँ पर Na बनेगा। मतलब मुझे क्या कराना है, इसका रिडक्शन कराना है। समझ रहे हो नहीं? इसका क्या कराना है मुझे बेटा, रिडक्शन कराना है। तो आप मुझे बस एक छोटी सी बात ये बताइए कि क्या Na+ का रिडक्शन या एल्कली मेटल्स का रिडक्शन आसान है? बोलिए। इनका रिडक्शन नहीं कराया जा सकता। इनको आप कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक,
तो अगर आपको इसका एक्सटेंशन करना है तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखता हूँ, क्वेश्चन से पूछा था आपसे, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी यूज, ये यूज नहीं होता इनके लिए। इनके लिए जो मेथड यूज होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक ही मेथड है और वो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, बस ये एक तरीका है, ये मेथड। अब आपको भी बताना मुझे जरा, देखा आलू करके लिया मैं फाइल दे तो आपको कितना लग रहा है, 3-4 जितना लिख पाए उतना लिख लेना, तो फाइल दे तो कुछ बच्चे ना लिख पा रहे होते। देखिए आप मुझे बस ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास में NaCl है और NaCl आपने लिया एक्वस फॉर्म में। आपसे ये बताइए कि अगर एक्वस फॉर्म में मैं NaCl लेता हूँ तो उस केस में इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूँ, बताओ। क्या आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर भी पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो चैप्टर वो पढ़ लिया आपने। बोलिए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सर H प्लस सही H2 और Cl2। करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा। इस केस में क्या होगा, एक तो रिएक्शन ये हो सकती है कि Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया इसको और ये Na में कन्वर्ट हो जाए। एक रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है कि H प्लस आपने दिया, H प्लस को आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पे ये H में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक्वस मीडियम है ना, पानी की तो प्रेजेंट है, पानी से H प्लस आएगा। तो इस केस में क्वेश्चन ये है कि कौन सी रिएक्शन। तो देखिए बेटा आपको इसको याद रखना है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मेरी बात समझिए, Na प्लस से Na और H प्लस से H, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बेटा H प्लस का ज्यादा होता है, H प्लस को रिड्यूस करना आसान होता है। इसलिए इस केस में ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए इस केस में यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास में वो हाइड्रोजन तो बन जाएगी कैथोड पर, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन गैस बन जाएगी एनोड पर। तो मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज जरूर होगा, लेकिन एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस आप नहीं कराएंगे। इट इज क्लियर टू द स्टूडेंट और नो? Yes, sir. ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा ये? अब देखो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको NaCl लेना है। देखिए NaCl लेना है कैसा, मोल्टन फॉर्म में लेना है बेटा, मोल्टन फॉर्म में लिया, पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपने मोल्टन फॉर्म में ये लिया और आपने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर कराई, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर कराते हैं उस केस में क्या होगा, Na और Cl2 बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम बनेगा और यहाँ पर गैस बनेगी। तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है, लेकिन कितनी करानी है, मोल्टन फॉर्म की करानी है, एक्वस सोल्यूशन की नहीं करानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाते थे, ये मैंने आपको यहाँ पर पूछा। उसके बाद में देखिए बेटा मैं 13 पॉइंट की बात करता हूँ। 13 पॉइंट जो है वो है हमारे पास में हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल। यहाँ पर मैं एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स की बात करता हूँ। याद रखिएगा कि एल्कली मेटल्स को समझने के बाद में एल्कलाइन अर्थ मेटल से कुछ बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही वाले पॉइंट है, बस कंपेयर करने और नहीं करना। पॉइंट यही वाले रहेंगे लगभग, बस कंपेयर करता हो। हाँ बेटा, सर NaCl मॉल्टन फॉर्म में यूज होता है। हाँ जी, अगर आपको सोडियम बनाना है तो मोल्टन NaCl लेना पड़ेगा, एक्वस NaCl नहीं ले सकते आप। अगर एक्वस NaCl आपने ले लिया तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जाएगी। बात समझ में आई अभी बेटा ये बात मेरी? अब है हमारे पास में हैलाइड। तो देखिए हैलाइड जो हमारे पास में यहाँ पर बनेंगे तो देखते हुए जाते हैं उनके पॉइंट क्या क्या यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहली बात हैलाइड बनेंगे ऐसे करके जैसे LiCl है, या फिर हमारे पास में NaCl है, या फिर हमारे पास में KCl है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ठीक है। तो हमारे पास में ये इनके हैलाइड है।
अब आप मुझे बताओ कि ये जो हैलाइड बनाए हैं हमने, इनके कोवलेंट कैरेक्टर किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे? बताओ बेटा, कोवलेंट। LICL का कुछ ज़्यादा होगा थोड़ा। ज़्यादा ये Yes. LIC सबसे ज़्यादा। तो LICL का जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। इसका कारण ये होता है कि जो कोवलेंट नेचर है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते हो, जो हमारे पास में कोवलेंट नेचर है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन की डिवाइडेड बाई। समझ में आया? इससे आप यहाँ पे चेक करेंगे कोवलेंट नेचर। तो ये बात हमारे पास में बन गई। इसके अलावा देखिएगा बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, ये मैं प्री पॉइंट मान लेता हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पॉलीहैलाइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जरा देखिए पॉलीहैलाइड फॉर्मेशन का क्या मतलब है। पॉलीहैलाइड फॉर्मेशन आप कैसे देखिए? देखो बेटा, अगर मान लिया आपने यहाँ पर Na लिया तो NaI ही बनता है केवल, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर KI3 भी बन जाता है। तो मतलब ये निकला कि जो आप यहाँ पर I3 माइनस आयन लेते हैं, इस टाइप का जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं पॉलीहैलाइड। तो ये मेरे पास में क्या है? पॉलीआयोडाइड। तो देखो KI3 तो होता है, ये तो स्टेबलाइज होता है, लेकिन NaI3 स्टेबल नहीं, ये नहीं बन पाता। और लिथियम आइसोटोप। क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ पर KI3 बन गया, लेकिन ये क्यों नहीं बना? मतलब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पर लिखा हूँ नोट, ये एक्चुअल में स्टेबल नहीं है, तो बहुत कम स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। ठीक, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ LI, इसके लिए मैं लिखूंगा डज नॉट ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये निकला कि पॉलीहैलाइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। टेंडेंसी पॉलीहैलाइड तो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। क्वेश्चन ये कि कारण क्या? मान लो आपके पास क्योंकि LI और Na बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए होता क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास में I3 माइनस आयन, तो I3 माइनस आयन क्या होगा कि I3 माइनस आयन जो है वो ऐसे बनेगा। देखो इसका जो बॉन्ड है वो ऐसे बनेगा, ये I माइनस, ये ऐसे होगा I माइनस। तो होगा क्या कि अगर कोई छोटा कैटायन आपके पास में होगा, अगर यहाँ पर कोई छोटा कैटायन आपके पास में होगा, तो वो क्या करेगा? इसको पोलराइज कर देगा, इसको तोड़ देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचना शुरू कर देगा, पोलराइज करके उसको ब्रेक कर देगा। तो अगर कोई बड़ा एनायन होता है तो बड़े एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए आपको बड़ा ही कैटायन चाहिए, कि पोलराइजिंग पावर कम। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन में बड़ा एनायन उसके साथ में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि IC एग्जिस्ट करता है लेकिन LIC एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने ये पॉइंट आपको समझा दिया। पॉलीहैलाइड बनाने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट? हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आगे बढ़िए। हाँ बेटा, मतलब लार्ज एनायन स्टेबलाइज से लार्ज कैटायन हाँ, लार्ज एनायन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कैटायन। बोल सकते हैं ऐसा मतलब? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, 100%। बेफिक्र होकर के, निश्चित होकर।